एक बड़ा अजीब सा मतलब एक विरोधाभास है हमारी जिंदगी में, है ना? किस तरह का? मैंने ये कई बार देखा है। कोई नया फोन आता है और लोग बिना एक पल सोचे उस पर मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन और यही दिलचस्प बात है जब बात आती है खुद पर निवेश करने की, मतलब अपने दिमाग को तेज करने, कोई नया हुनर सीखने की। अच्छा, तो वही लोग मोल भाव करने लगते हैं, डिस्काउंट ढूंढते हैं। सही बात है, ये बहुत आम है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम भौतिक चीजों के मुकाबले आत्म सुधार को इतना कम क्यों आंकते हैं, मतलब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अच्छा, इसके लिए हमने प्रदीप शर्मा के काम द इन्वेस्टर माइंडसेट से कुछ हिस्से निकाले हैं और हमारा मकसद बस इस बर्ताव को समझना है और ये जानना है कि ये जो ग्राहक वाली सोच और निवेशक वाली सोच है, इसमें इतना बड़ा फर्क क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, हम ऐसा करते ही क्यों हैं? दिमाग में ऐसा क्या चलता है हमारे? देखिए, किताब के मुताबिक इसकी एक वजह तो हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपी है। बनावट में कैसे? हमारा दिमाग वो उन चीजों को ज्यादा अहमियत देता है जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे फोन, गाड़ी, कपड़े। ये ठोस चीजें हैं। अच्छा, जिन्हें टैंजिबल कहते हैं। बिल्कुल, टैंजिबल। इनका वजन है, इनका एक आकार है। लेकिन एक नई सोच या एक नया आत्मविश्वास, ये सब दिखाई नहीं देते, ये अमूर्त हैं। इसीलिए हमारा दिमाग उन्हें अक्सर गैर जरूरी या फिर महंगा मानकर टाल देता है। इसी को मनोवैज्ञानिक टेंजिबिलिटी बायस कहते हैं, मतलब ठोस चीजों के प्रति हमारा एक स्वाभाविक झुकाव। लेकिन एक मिनट, कोई ये भी तो कह सकता है कि 1 लाख का फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं है, वो एक टूल है। हाँ, कह सकता है। काम आता है, स्टेटस सिंबल है, तो क्या ये भी एक तरह का निवेश नहीं हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर असली गलती होती है। हम एक परिवर्तनकारी कौशल की तुलना एक वस्तु से करने लगते हैं, जैसे किराने का सामान खरीद रहे हो। लेकिन दोनों में एक बुनियादी फर्क है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक फोन या गाड़ी की कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही कम होनी शुरू हो जाती है, डिप्रिशिएट होती है। एग्जैक्टली। 2 साल में वो फोन पुराना हो जाएगा। लेकिन खुद पर किया गया निवेश, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का कोई कोर्स, वो समय के साथ बढ़ता है। अच्छा, आज आप जो सीखेंगे वो 10 साल बाद आपको उससे कहीं ज्यादा फायदा देगा। उसकी कीमत घटती नहीं बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती जाती है। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आई। तो ये टैंजिबिलिटी बायस हमें एक और विचार की ओर ले जाता है जिसके बारे में किताब में जिक्र है, विकास के साथ मोल भाव करना। पर यहाँ फिर से वही सवाल पूछूंगी जो शायद कई लोग सोच रहे होंगे। पैसा बचाना, मोल भाव करना, ये तो एक अच्छी आदत है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि बचत ही कमाई है। तो फिर ये दिमाग के लिए खराब कैसे हो गया? सतह पर देखने पर ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन लेखक के अनुसार जब हम अपनी ग्रोथ से जुड़ी किसी चीज के लिए मोल भाव करते हैं तो हम सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे होते हैं। तो क्या कर रहे होते हैं? हम अनजाने में अपने अवचेतन मन को एक बहुत गहरा और कह सकते हैं खतरनाक संकेत भेज रहे होते हैं। कैसा संकेत? संकेत ये है, ये बदलाव, ये नया हुनर उस थोड़े से पैसे से ज्यादा कीमती नहीं है जिसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओहो, मतलब ये पैसे से ज्यादा उस सिग्नल की बात है। बिल्कुल। किताब पैसे को ऊर्जा का एक रूप मानती है, एक एनर्जी एक्सचेंज। जब कोई व्यक्ति सिखाने वाले या उस ज्ञान के मूल्य को कम करके इस ऊर्जा के लेन देन में कटौती करने की कोशिश करता है, तो वो असल में खुद को ये बता रहा होता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ या ये ज्ञान इतना भी मूल्यवान नहीं है। और इसका असर क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि दिमाग उस जानकारी को सस्ता या कम महत्व का मानकर एक कोने में डाल देता है। फिर वो व्यक्ति उस कौशल का अभ्यास उतनी शिद्दत से नहीं करता जितनी महारत हासिल करने के लिए जरूरी है। वो उसे गंभीरता से लेता ही नहीं। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब हम जो कीमत चुकाते हैं वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि हमारी अपनी प्रतिबद्धता का एक ऐलान है। एकदम सही। इसी से जुड़ा किताब में 3 तरह के निवेश और उनके परिणामों का जिक्र है। उन्हें थोड़ा समझते हैं। हाँ, लेखक इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। पहला है भौतिकवाद, मटेरियलिज्म। ठीक है। इसमें लागत बहुत ज्यादा होती है और आपकी अपनी मेहनत लगभग शून्य। जैसे एक महंगी घड़ी खरीद ली, नतीजा आपको डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है, एक टेम्पररी खुशी। हाँ, एक अस्थायी खुशी। लेकिन आपका कोई वास्तविक विकास नहीं होता। वो खुशी कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म हो जाती है। और दूसरा है वो जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, मोल भाव वाला। हाँ, दूसरा है मोल भाव से सीखना, बार्गेन लर्निंग। इसमें लागत कम होती है और इसीलिए सम्मान भी कम होता है।
और नतीजा? नतीजा नाम मात्र की सीख। हम सबने किया है। कोई 500 रुपए का ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया क्योंकि वो 90% डिस्काउंट पर था, और फिर उसे कभी खोला ही नहीं। बिल्कुल, वो हमारे डिजिटल बुक शेल्फ पर धूल खा रहा है क्योंकि हमने उसके लिए पूरी कीमत नहीं चुकाई। तो हमारा दिमाग भी उसे पूरी तरह अपनाने की जरूरत नहीं समझता। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है आत्मनिवेश, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। इसमें एक उचित विनिमय होता है, मतलब आप ज्ञान के लिए उसकी सही कीमत चुकाते हैं और इसलिए आप उसे पूरा सम्मान देते हैं। और इसका नतीजा होता है गहरी समझ और जीवन भर चलने वाला परिवर्तन। जब आप किसी चीज के लिए उसकी सही कीमत चुकाते हैं तो आप सिर्फ सिखाने वाले को नहीं, बल्कि खुद को और अपने भविष्य को सम्मान दे रहे होते हैं। आप अपने अवचेतन को बता रहे होते हैं कि मैं इस बदलाव के लिए तैयार हूं और मैं इसके लायक हूं। किताब में एक लाइन है जो सीधी चोट करती है, अगर आप अपने दिमाग को डिस्काउंट बिन की तरह मानेंगे तो आपको डिस्काउंट स्तर के ही परिणाम मिलेंगे। बहुत पावरफुल लाइन है ये। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। क्या लेखक समझाते हैं कि ये दिमाग के स्तर पर होता कैसे है? हाँ, और यहाँ बात सिर्फ मनोविज्ञान से निकलकर शरीर विज्ञान तक पहुंच जाती है। ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा। जब हम मोल भाव करते हैं या किसी चीज को कम आंकते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल, ये तो स्ट्रेस हार्मोन है। बिल्कुल, तनाव का हार्मोन। ये हमारे शरीर को एक बहुत ही सूक्ष्म लड़ो या भागो मोड में डाल देता है, फाइट और फ्लाइट। लड़ो या भागो मतलब जैसे कोई खतरा सामने हो। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप कोई गहरी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बैकग्राउंड में लगातार एक फायर अलार्म बज रहा है। क्या आप ध्यान लगा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग उस खतरे पर केंद्रित होगा, सीखने पर नहीं। मोल भाव की मानसिकता शरीर के साथ ठीक यही करती है। वो एक दायमी तनाव की स्थिति पैदा करती है जहां गहरा सीखना लगभग असंभव हो जाता है। तो फिर इसका उल्टा क्या है? जब हम सही निवेश करते हैं तब शरीर में क्या होता है? तब शरीर एक अलग तरह का तनाव पैदा करता है जिसे यूस्ट्रेस या सकारात्मक तनाव कहते हैं। यूस्ट्रेस? हाँ, ये वो घबराहट या रोमांच है जो आपको किसी बड़ी परफॉर्मेंस या मैच से पहले महसूस होता है। ये आपको सुस्त नहीं बल्कि सतर्क और केंद्रित बनाता है। जब आप खुद पर एक सार्थक निवेश करते हैं तो ये यूस्ट्रेस पैदा होता है। और ये यूस्ट्रेस क्या करता है? ये दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या है? इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की नई आदतें और नए रास्ते बनाने की क्षमता। दिमाग को गीली मिट्टी की तरह समझिए। ठीक है। कॉर्टिसोल यानी बुरे तनाव वाली स्थिति में वो मिट्टी सख्त और भंगूर हो जाती है, उस पर कोई नया निशान बनाना मुश्किल है। लेकिन यूस्ट्रेस, अच्छे तनाव वाली स्थिति में वो मिट्टी नरम और लचीली हो जाती है। मतलब आप आसानी से उसमें नई आदतें, नए विचार और नए कौशल के रास्ते बना सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप सही कीमत चुकाते हैं, आप सिर्फ एक कोर्स नहीं खरीद रहे होते, आप अपने दिमाग को सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार कर रहे होते हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब जो कोर्स हमें सस्ता मिल रहा है वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक तौर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी हमारे लिए कम असरदार हो सकता है। हाँ, इसकी पूरी संभावना है। किताब में इसे परिवर्तन के रास्ते की छिपी हुई बाधा कहा गया है। एक खराब ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रीमियम सॉफ्टवेयर चलाने जैसा। पर यह काम क्यों नहीं करता? लेखक इसे कम जोखिम वाले जाल कहते हैं, लो स्टिक्स ट्रैप। हमारे दिमाग में एक फिल्टर होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये तो काफी टेक्निकल लग रहा है। ये करता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक शोर भरी पार्टी में हैं, 100 लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी कोने से कोई आपका नाम लेता है तो ध्यान तुरंत वहां चला जाता है। हाँ, वो आपका RAS ही है जो आपके लिए जरूरी जानकारी को बाकी के शोर से अलग करता है। यह आपके दिमाग का गेटकीपर है। अच्छा, गेटकीपर। जब आप किसी चीज के लिए बड़ी कीमत चुकाते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या मेहनत, तो आप अपने RAS को एक जोरदार सिग्नल भेजते हैं, हे, ये जरूरी है, इस पर ध्यान दो। लेकिन जब डिस्काउंट पे लेते हैं तब RAS उसे शोर मानकर फिल्टर कर देता है। उसे लगता है ये जरूरी नहीं है। तो हमारा दिमाग सचमुच सस्ती जानकारी को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, और इससे एक पर्यटक मानसिकता पैदा होती है, टूरिस्ट माइंडसेट। पर्यटक मानसिकता? सोचिए, एक पर्यटक किसी शहर में जाता है, कुछ तस्वीरें लेता है, सतह पर घूमता है और वापस आ जाता है। वो शहर को अपनाता नहीं। वहीं जो व्यक्ति वहां बसने जाता है, वो घर खरीदता है, वहां की भाषा सीखता है, उस संस्कृति में गहराई तक उतरता है। मोल भाव करने वाला एक पर्यटक की तरह जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन उसमें कभी बसता नहीं।
वो उस कौशल को कभी अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनाता। तो ये सिर्फ सीखने की बात नहीं रही, ये पहचान की बात भी हो गई बिल्कुल। कि मोल भाव करने वाला खुद को एक सौदा ढूंढने वाले के रूप में देखता है, जबकि निवेशक खुद को एक उच्च मूल्य वाले व्यक्ति के रूप में। एकदम सही। और यहीं से प्रगति का भ्रम पैदा होता है, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। उस व्यक्ति को लगता है कि वो खुद पर काम कर रहा है क्योंकि उसने 10 सस्ते कोर्स खरीद लिए। उसका फोल्डर तो भरा हुआ है, लेकिन दिमाग खाली है। वही बात है, कोई वास्तविक व्यवहार में बदलाव नहीं आता और फिर अंत में वो निराश होकर कहता है ये सब काम नहीं करता, जबकि असलियत ये है कि उसकी अपनी ऊर्जा ही उस सिस्टम से मेल नहीं खा रही थी। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को मजबूत करता जाता है। लेखक इसे औसत दर्जे का अंतहीन चक्र, लूप ऑफ परपेचुअल मेडियोक्रिटी। औसत दर्जे का अंतहीन चक्र। हाँ, जब आप बार बार अपनी ग्रोथ के लिए मोल भाव करते हैं तो आप अपने दिमाग को सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता खोजना सिखा रहे होते हैं। शॉर्टकट ढूंढना। हाँ, शॉर्टकट ढूंढना। इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति आधे अधूरे मन से काम करने वाला बन जाता है, एक हाफ मेजर पर्सन। वो 50% मेहनत करता है और हैरान होता है कि उसे 100% परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। और ये मानसिकता तो फिर सिर्फ सीखने तक ही सीमित नहीं रहती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है, रिश्तों में, सेहत में, करियर में। हर जगह वो आधे अधूरे प्रयास ही करने लगता है। तो अगर मैं इन सब बातों को समेटूं, तो इन अंशों का निचोड़ ये लगता है कि किसी कौशल की असल कीमत सिर्फ उसके टैग पर लिखी रकम नहीं है। नहीं है। असल कीमत वो सम्मान, वो प्रतिबद्धता और वो ऊर्जा है जो हम उस प्रक्रिया में लगाते हैं। इसके बिना ज्ञान सिर्फ जानकारी बनकर रह जाता है, वो हमारे अंदर की शक्ति नहीं बनता। आपने बिल्कुल सही समझा। किताब इसी बात पर जोर देती है कि आप ब्रह्मांड को धोखा नहीं दे सकते। जो ऊर्जा लगाई जाती है, चाहे वो पैसे की हो, दिमाग की हो या भावनाओं की, उसका सीधा संबंध मिलने वाले मूल्य से होता है। ये एक तरह से लेन देन का सार्वभौमिक नियम है। हाँ, कह सकते हैं। अगर आप सम्मान और ईमानदारी से निवेश करते हैं तो आपको गहरे और स्थायी परिणाम मिलते हैं। अगर आप कटौती करने की कोशिश करते हैं तो आपको भी कटे छटे आधे अधूरे परिणाम ही मिलेंगे। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। चलिए, सुनने वालों के लिए इस किताब से एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जिस पर वे सोच विचार कर सकें। जरूर। किताब में सम्मानित मन का घोषणा पत्र नाम का एक हिस्सा है। उसका एक सिद्धांत मुझे बहुत पसंद आया। वो कहता है, मैं सिर्फ हार्डवेयर में नहीं, सॉफ्टवेयर में निवेश करती हूँ। जबकि दुनिया भौतिक चीजों जैसे कपड़े, कार, स्क्रीन के प्रति आसक्त है, मैं उस आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राथमिकता देती हूँ जो मेरी खुशी, शांति और उद्देश्य को संचालित करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? यही कि आज की दुनिया में जो बाहरी मान्यता और दिखने वाली संपत्ति पर इतनी केंद्रित है, अपने आंतरिक सॉफ्टवेयर को प्राथमिकता देना रोजमर्रा की जिंदगी में असल में कैसा दिखता है? क्या इसका मतलब सोशल मीडिया पर कम समय बिताना है? क्या ये सुबह उठकर ध्यान करना है? या किसी ऐसे कौशल में पूरी ईमानदारी से निवेश करना है जो आपकी आत्मा को पोषित करे, भले ही वो दुनिया को दिखाई ना दे? ये सोचने वाली बात है।